नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग और यहाँ से शुरू होगी जो इसका एक पात्र है सदन की कहानी। माँ बाप का इकलौता लड़का बड़ा भाग्यशाली होता है। उसे मीठे पदार्थ खूब खाने को मिलते हैं, किंतु कड़वी ताड़ना कभी नहीं मिलती। सदन बाल्यकाल में ढीठ हठी और लड़ाकू था। वयस्क होने पर वह आलसी, क्रोधी और बड़ा उद्दंड स्वभाव का हो गया। माँ बाप को यह सब मंजूर था, क्योंकि अकेला लड़का था। वह चाहे कितना ही बिगड़ जाए पर आंख के सामने से न टले। उससे एक दिन का वो बिछो भी नहीं सह सकते थे। पद्म सिंह ने कितनी बार अनुरोध किया कि इसे मेरे साथ जाने दीजिए, मैं इसका नाम अंग्रेजी मदरसे में लिखा दूंगा, किंतु माँ बाप ने कभी स्वीकार नहीं किया। ये पद्म सिंह के बड़े भाई का लड़का था जो गांव में ही रहता था। भामा के विचार में उसे इससे अधिक विद्या की जरूरत ही नहीं थी। घर में खाने को बहुत है, बन बन पत्ती कौन तोड़वाए, बला से न पड़ेगा, आंखों से तो देखते रहेंगे। सदन अपने चाचा के साथ जाने के लिए बहुत उत्सुक था। उनके साबुन, तौलिए, जूते, स्लीपर, घड़ी और कॉलर को देखकर उसका भी जी बहुत ललचाया करता था। घर में सब कुछ था, पर यह फैशन की सामग्रियां कहाँ, क्योंकि वो तो गांव में रहते थे। उसका जी चाहा मैं भी चाचा की तरह कपड़ों से सुसज्जित होकर टमटम पर हवा खाने निकलूं। वह अपने चाचा का बड़ा सम्मान करता था, उनकी कोई बात नहीं टालता, माँ बाप की बातों पर ध्यान भी नहीं देता था। प्रायः सम्मुख विवाद करता था, मतलब झगड़ भी जाता था, लेकिन चाचा के सामने एक सराफत का पुतला बना रहता था। उनके ठाट बाट ने उसे बसीभूत कर लिया था। पद्म सिंह घर आते तो सदन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, जूते और बहुत सारी चीजें लेकर आते। होली के दिन पद्म सिंह अवश्य घर आया करते थे। अब की भी एक सप्ताह पहले ही उनका पत्र आया था कि हम आएंगे। सदन रेशमी अचकन और वार्निशदार जूते के स्वप्न देख रहा था जो वो हमेशा लेके आया करते थे। होली के एक दिन पहले मदन सिंह ने स्टेशन पर पालकी भेजी, प्रातःकाल भी और संध्या को भी। दूसरे दिन भी दोनों जून सवारी गई, लेकिन वहां तो भोली बाई के मुजरे जो ठहर चुके थे। इस बार पहली दफा था कि पद्म सिंह अपने घर नहीं गए। उनका भाई बार बार सवारी भेजता स्टेशन पर उनको लाने के लिए, लेकिन इस बार वो भोली बाई के मुजरे में ज्यादा मग्न हो गए। भामा रोने लगी। सदन को भी निराशा हुई बहुत ज्यादा। उसका मुंह होली के दिन भी यूं ही लटका रहा, क्योंकि न उसके पास कपड़े न कोई और चीजें थीं। मदन भी, जो पद्म सिंह के भाई बड़े थे, वो मदन सिंह भी मन मारे बैठे थे। एक उदासी सी छाई हुई थी। गांव की रमड़ियां होली खेलने आईं। भामा को उदास देखकर तसल्ली देने लगीं। बहन, पराया कभी अपना नहीं होता। वहां दोनों जने शहर की बाहर देखते होंगे, गांव में क्या करने आए। गाना बजाना हुआ, पर इस बार भामा का मन नहीं लगा, जो सदन की माँ थी। मदन सिंह होली के दिन खूब भांग पिया करते थे, आज भांग छुई तक नहीं। सदन सारे दिन नंगे बदन मुंह लटकाए बैठा रहा। संध्या को जाकर माँ से बोला, मैं चाचा के पास जाऊंगा। माँ ने कहा, वहां तेरा कौन बैठा है? क्यों, चाचा नहीं है? सदन बोला। भामा बोली, वो चाचा अब तेरे नहीं रहे, तुझे वहां कौन पूछेगा। लेकिन सदन ने जिद की, मैं जरूर जाऊंगा। माँ बेटे में बहस हुई। अंत में सदन झुंझलाकर बाहर निकल गया। जिद सामने की चोट नहीं सह सकती,
उस पर आगे का बार जरूर करना चाहिए। युवा बालक था, तो जो उससे चीज़ें मिलती रहीं, अब न मिलने पर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक माँ बाप के भी प्रति उपद्रव सा अंदर से जागा कि होनी चाहिए मेरे पास चीज़ें, ये आप तो ये दे नहीं सकते हो। लालच ही इसे कहेंगे कि यदि हमारे माँ बाप इस लायक नहीं हैं तो हमें दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। खुद मेहनत करो और अपने माता पिता की परिस्थिति को जरूर समझो। सदन ने मन में निश्चय किया कि चाचा के पास भाग चलना चाहिए। न जाऊं तो ये लोग मुझे कौन रेशमी अचकन बनवा देंगे, बहुत प्रसन्न होंगे तो एक नैन सुख का कुर्ता सिलवा देंगे जो उस समय चलता होगा। एक मोहन माला बनवाई है तो जानते होंगे जग जीत लिया। एक जोसन बनवाया तो सारे गांव में दिखाते फिरते हैं। मानो मैं जोसन पहनकर बैठूंगा, मैं तो जाऊंगा, देखूं कौन रोकता है। यह निश्चय करके वह अवसर ढूंढने लगा। रात को जब सब लोग सो गए तो चुपके से उठकर घर से निकल खड़ा हुआ। स्टेशन वहां से 3 मील के लगभग था। चौथ का चांद डूब चुका था, अंधेरा छाया हुआ था। गांव के निकास पर बांस की एक कोठी थी। सदन वहां पहुंचा तो चू चू की आवाज सुनाई दी। उसका कलेजा एकदम सन्न रह गया, लेकिन शीघ्र ही मालूम हो गया कि बांस आपस में रगड़ खा रहे हैं। जरा और आगे एक आम का पेड़ था। बहुत दिन हुए इस पर से एक कुर्मी का लड़का गिरकर मर गया था। सदन वहां पहुंचा तो उसे शंका हुई जैसे कोई खड़ा है। उसके रोंगटे खड़े हो गए, सिर में चक्कर सा आने लगा, लेकिन मन को संभाल कर जरा ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था। मन का एक वहम था जो अंधेरे में अक्सर लोगों को हो जाया करता है कि वहां कोई खड़ा है। वही सदन को हो रहा था। गांव से 2 मील पर पीपल का एक वृक्ष था। वह जनश्रुति, यहाँ की एक जनश्रुति थी कि वहां भूतों का अड्डा है। गांव में आज भी लोग पीपल पर भूतों का वास ही समझते हैं, जबकि सबसे अच्छा वृक्ष पीपल का होता है जो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। लेकिन लोग आज भी उस पीपल को भूतों का अड्डा ही कहते हैं। सबके सब उसी वृक्ष पर रहते हैं। एक कमली वाला भूत उनका सरदार है। वह मुसाफिरों के सामने काली कमली ओढ़े खड़ाऊं पहन के आता है और हाथ फैलाकर कुछ मांगता है। मुसाफिर ज्यों ही देने के लिए हाथ बढ़ाता है वह गायब हो जाता है। मालूम नहीं इस क्रीड़ा से उसे क्या मजा आता है या उसका क्या प्रयोजन होता है। इसलिए उस रास्ते से कोई अकेला नहीं आता जाता। कोई कहता गाना हो रहा है, कोई कहता पंचायत बैठती है। सदन को अब यही सारी शंकाएं हो रही थीं। उसका हृदय बर्फ के समान पिघलता सा जा रहा था। जब एक फरलांग शेष रह गया तो उसके पैर न उठे। जमीन पर बैठ गया, सोचने लगा क्या करूं। चारों तरफ देखा, कहीं कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया। यदि कोई पशु भी नजर आता तो थोड़ा उसे धैर्य मिलता। आधा घंटे तक वह किसी के आने की राह देखता रहा, पर देहात का रास्ता रात को नहीं चलता। उसने सोचा कब तक बैठूंगा, 1 बजे की रेल आती है, देर हो जाएगी तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। रेल निकल गई तो सारा खेल ही चला जाएगा जिसके लिए रात को भागे घर से। अतएव वह हृदय में एक बल का संचार करके उठा और रामायण की चौपाइयां उच्च स्तर में गाता हुआ चला। भूत प्रेत के विचार को किसी बहाने से दूर रखना चाहता था, किंतु ऐसे अवसरों पर गर्मी की मक्खियों की भांति विचार टालने से नहीं टलता। वह सघन वृक्ष सामने उसे एक दिखाई दिया। जैसे ही वह चला वहां से, सदन ने उसकी ओर ध्यान से देखा।
रात अधिक जा चुकी थी और तारों का प्रकाश भूमि पर पड़ रहा था। सदन को वहाँ कोई वस्तु न दिखाई दी। उसने और भी ऊंचे स्वर में गाना शुरू किया। इस समय एक एक रोम सजग हो रहा था। कभी इधर देखता तो कभी उधर। अलग अलग तरह के जीव उसे दिखाई देते, किंतु ध्यान से देखने पर ही वो गायब भी हो जाते। अचानक उसे मालूम हुआ कि दाहिनी ओर कोई बंदर बैठा हुआ है। कलेजा एकदम धक सा हो गया, किंतु क्षण मात्र में बंदर एक मिट्टी का ढेर बन गया। जिस समय सदन वृक्ष के नीचे पहुंचा, उसका गला थरथराने लगा, मुंह से आवाज भी न निकली। अब विचार को बहलाने की आवश्यकता भी नहीं थी। मन बुद्धि की सभी शक्तियों का संचय परमावश्यक था। अकस्मात ही उसे कोई दौड़ता हुआ नजर आया। वह उछल पड़ा। ध्यान से देखा तो वह एक कुत्ता था, किंतु वह सुन भी चुका था कि भूत कभी कुत्तों के रूप में भी आ जाया करते हैं। शंका और भी प्रचंड हुई। सावधान होकर खड़ा हो गया, जैसे कोई वीर पुरुष शत्रु के वार की प्रतीक्षा करता है। किंतु कुत्ता सिर झुकाए चुपचाप कतराकर निकल गया। सदन ने जोर से डांटा। कुत्ता दुम दबाकर भागा। सदन कई पग उसके पीछे दौड़ा। भय की चरम सीमा ही साहस है। जब सदन को विश्वास हो गया कि कुत्ता ही था, भूत होता तो अवश्य कोई न कोई लीला अवश्य करता। डर कम हुआ, किंतु वह वहां से भागा नहीं। वह अपने भीरू हृदय को लज्जित करने के लिए 2.5 मिनट एक पीपल के नीचे खड़ा रहा। इतना ही नहीं, उसने पीपल की परिक्रमा की और उसे दोनों हाथों से बलपूर्वक हिलाने की चेष्टा की। यह विचित्र साहस था। ऊपर पत्थर, नीचे पानी। एक जरा सी आवाज, एक जरा सी पत्ती की खड़कन उसके जीवन का निपटारा कर सकती थी। इस परीक्षा से निकलकर सदन अभिमान से सिर उठाए आगे की ओर बढ़ा। जब डर खत्म हो जाता है तो इंसान अपना पराक्रम और साहस ज्यादा और दिखाने लगता है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं डर सच में बैठा होता है। सुमन के चले जाने के बाद पद्म सिंह के हृदय में एक आत्मगिलानी उत्पन्न हुई। मैंने अच्छा नहीं किया। न मालूम वह कहाँ गई। अपने घर गई तो पूछना ही क्या, किंतु वहाँ वह कदापि न गई होगी। मरता क्या न करता, कहीं कुली डिपो वालों के जाल में न फंस गई हो तो फिर छूटना मुश्किल है। यह दुष्ट ऐसे ही अवसर पर अपना वाड़ चलाते हैं। कौन जाने उनसे भी घोरतर दुष्टाचारियों के हाथ में न पड़ जाए। साहसी पुरुष को कोई सहारा नहीं होता तो वह चोरी करता है। कायर पुरुष को कोई सहारा नहीं होता तो वह भीख मांगता है। लेकिन स्त्री को कोई सहारा नहीं होता तो वह लज्जाहीन हो जाती है। क्योंकि पुरुष तो चोरी कर सकता है, भीख मांग सकता है, लेकिन स्त्री के लिए समाज की नजरें ही बहुत अलग हैं। युवती का घर से निकलना मुंह से बात का निकलना है। मुझसे बड़ी भूल हुई। अब इस मर्यादा पालन से काम न चलेगा। वह डूब रही होगी, उसे बचाना चाहिए। पद्म सिंह सोच रहे थे। वह गजाधर के घर जाने के लिए कपड़े पहनने लगे। तैयार होकर घर से निकले, किंतु यह संशय लगा हुआ था कि कोई मुझे उसके दरवाजे पर देख न ले। मालूम नहीं गजाधर अपने मन में क्या समझे। कहीं उछल पड़ा तो मुश्किल होगी। मतलब उलझ गया। घर से बाहर निकल चुके थे, लौट पड़े और कपड़े उतार दिए, क्योंकि भय था समाज का। पति ने उन्हीं के नाम से कलंकित करके उसे घर से निकाला, और आज वो उसको फिर पूछने जाएं तो उसका शक कहीं न कहीं यकीन में बदलने लगेगा।
जब वह 10 बजे भोजन करने गए तो सुभद्रा ने तेवरियां बदलकर कहा, यह आज सवेरे सुमन के पीछे क्यों पड़ गए? निकालना ही था तो एक ढंग से निकालते। उस बुढ़े जीतन को भेज दिया। उसने उल्टी सीधी जो मुंह में आई कही। बेचारी ने जीभ तक नहीं हिलाई, चुपचाप चली गई। मारे लाज के मैंने सिर तक नहीं उठाया। मुझसे आकर कहते मैं समझा देती, कोई गवारिन तो थी नहीं, अपना सुबीता करके चली जाती। यह सब तो कुछ न हुआ, बस नादिर शाही हुक्म दे दिया। मुसलमानों वाला बदनामी का इतना डर, वह अगर लौटकर घर न गई तो क्या कुछ कम बदनामी होगी? कौन जाने कहाँ जाएगी? इसका दोष किस पर होगा? पद्म सिंह की जो पत्नी हैं वो कह रही हैं, कहीं न कहीं वो समाज में या समाज को जानती हैं कि एक लड़की जब बेघर होती है, वो भी युवा अवस्था में, तो उसकी समाज में क्या गति होती है। चारों तरफ भेड़िए खड़े होते हैं लार टपकाते हुए कि कब किधर से उस पे झपट्टा मारें। सुभद्रा भरी बैठी थी, उबल पड़ी। पद्म सिंह अपना अपराध स्वीकार करने वाले अपराधी की भांति सर झुकाए खड़े थे। जो विचार उनके मन में थे वे सुभद्रा की जबान पर थे। चुपचाप भोजन किया और कचहरी चले गए। आज उस जलसे के बाद तीसरा दिन था। पहले शर्मा जी को कचहरी के लोग एक चरित्रवान मनुष्य समझते थे और उनका आदर करते थे, किंतु इधर 3-4 दिनों से जब अन्य वकीलों को अवकाश मिलता तो वह शर्मा जी के पास बैठ जाते और उनसे राग रंग की चर्चा करने लगते। शर्मा जी, सुना है आज लखनऊ से कोई बाई जी आई हैं, उनके गाने की बड़ी प्रशंसा है, उनका मुजरा न कराइएगा। अजी शर्मा जी, सुना है आपकी भोली बाई पर सेठ चिमन लाल बेहतर रीझे हुए हैं। कोई कहता है भाई साहब कल गंगा स्नान है, घाट पर बड़ी बहार रहेगी, क्यों न एक पार्टी कर दी जाए। सरस्वती को बुला लीजिए। गाना तो बहुत अच्छा नहीं मगर यौवन में अद्वितीय है। शर्मा जी को इन चर्चाओं से घृणा हो रही थी। क्या मैं वेश्याओं का दलाल हूँ जो लोग मुझसे इस प्रकार की बातें करते हैं? लेकिन समाज में एक गलती ही बहुत बड़ी होती है। इस जगह काश उन्होंने कोई पाठ कराया होता, लेकिन मुजरा आज उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। कचहरी के कर्मचारियों के व्यवहार में भी शर्मा जी को एक विशेष अंतर दिखाई देता। उन्हें जब छुट्टी मिलती सिगरेट पीते हुए शर्मा जी के पास बैठ जाते और इसी प्रकार चर्चा करने लगते। यहाँ तक कि शर्मा जी किसी बहाने से उठ जाते और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए घंटों किसी वृक्ष के नीचे छिपकर बैठे रहते। वह उस अशुभ मुहूर्त को कोसते जब उन्होंने जलसा किया था। आज भी वह कचहरी में ज़्यादा न ठहर सके। इन्हीं घृणित चर्चाओं से उकता कर 2 ही बजे लौट आए। ज्यों ही द्वार पर पहुंचे सदन ने आकर उनके चरण स्पर्श किए। शर्मा जी आश्चर्य से बोले, अरे सदन, तुम कब आए? सदन, इसी गाड़ी से आया हूँ। पद्म सिंह, घर पर तो सब कुशल हैं? जी हाँ, सब अच्छे हैं। पद्म सिंह बोले, कब चले थे? इसी 1 बजे वाली गाड़ी से। सदन, नहीं, चला तो 9 बजे वाली गाड़ी से था, लेकिन सो गया तो मुगल सराय पहुंच गया। उधर से 12 बजे वाली डाक से आया हूँ। पद्म सिंह, वाह, अच्छे रहे। कुछ भोजन किया? हाँ, कर चुका हूँ। पद्म सिंह बोले, मैं तो अब की बार होली पर न आ सका, भाभी कुछ कहती थी। सदन, आपकी रहा, लोग 2 दिन तक देखते रहे। दादा 2 दिन पालकी लेकर गए। अम्मा रोती थी, मेरा जी न लगता था, रात को उठकर चला आया।
पदम सिंह, तो घर पर पूछा नहीं? सदन, पूछा क्यों नहीं, लेकिन आप तो उन लोगों को जानते हैं। अम्मा राजी न हुई। शर्मा जी, तब तो वह लोग घबराते होंगे, ऐसा ही था तो किसी को साथ ले लेते। खैर अच्छा हुआ, मेरा जी भी तुम्हें देखने को कर रहा था। अब आ गए हो तो किसी मदरसे में नाम लिखाओ। सदन, जी हाँ, यही तो मेरा भी विचार है। शर्मा जी ने मदन सिंह के नाम पर तार दिया। घबराइए मत, सदन यहीं आ गया है, उसका नाम किसी स्कूल में लिखा दिया जाएगा। ये जो शर्मा जी हैं, पदम सिंह का ही सरनेम है, क्योंकि मदन सिंह और पदम सिंह दो भाई हैं, मदन सिंह शर्मा और पदम सिंह शर्मा। तो मदन सिंह शर्मा का ही पुत्र सदन है, जो पदम सिंह का भतीजा है, जो वकील हैं। उन्हीं के यहाँ से सुमन को निकाला गया है। निकाला तो उसके पति ने था, लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने घर में जगह नहीं तो दूसरे में कहाँ होगी। तार देकर फिर सदन से गांव घर की बातें करने लगे। कोई कुर्मी, कहार, लोहार, चमार ऐसा न बचा जिसके संबंध में शर्मा जी ने कुछ न पूछा हो। ग्रामीण जीवन में एक प्रकार की ममता होती है जो नागरिक जीवन में नहीं पाई जाती। इस प्रकार का स्नेह बंधन होता है जो सब प्राणियों को, चाहे छोटे हों या बड़े, बांधे रहता है। संध्या हो गई। शर्मा जी सदन के साथ सैर को निकले, किंतु बैनी बाग का क्वींस पार्क की ओर न जाकर वह दुर्गाकुंड और कान्हा जी की धर्मशाला की ओर गए। उनका चित्त चिंताग्रस्त हो रहा था। आंखें इधर उधर सुमन को खोजती फिरती। मन में निश्चय कर लिया कि अब की वह मिल जाए तो कदापि न जाने दूंगा, चाहे कितनी ही बदनामी हो। यही न होगा कि उसका पति मुझ पर दावा करेगा। सुमन की इच्छा होगी, चली जाएगी। चलूं गजाधर के पास, संभव है वह घर आ गई हो। यह विचार आते ही वह घर लौटे। कई मुवक्किल उनकी बाट जो रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे उनका। उनके कागज पत्र देखे, किंतु मन में कुछ दूसरा ही चल रहा था। जैसे ही छूटे वह गजाधर के घर चले, किंतु इधर उधर देखते हुए, कहीं कोई देख न रहा हो, कोई साथ न आता हो। इस ढंग से जाते हैं मानो कोई प्रयोजन नहीं है। गजाधर के द्वार पर पहुंचे। वह अभी दुकान से लौटा था। आज उसे दोपहर को ही खबर मिली थी कि शर्मा जी ने सुमन को घर से निकाल दिया। इस पर भी उसको यह संदेह हो रहा था कि कहीं इस बहाने उसे छिपा न दिया गया हो। लेकिन इस समय शर्मा जी को अपने द्वार पर देखकर वह उनका सत्कार करने के लिए विवश हो गया। खाट पर से उठकर उन्हें नमस्ते किया। शर्मा जी रुक गए और निश्चेष्ट भाव से बोले, क्यों पांडे जी, महाराजन घर आ गई हैं ना? गजाधर का संदेह कुछ हटा। बोला, जी नहीं, जब से आपके घर गई तब से उसका कुछ पता नहीं। शर्मा जी, आपने कुछ इधर उधर पूछताछ नहीं की? आखिर यह बात क्या हुई जो आप उनसे इतना नाराज हो गए? गजाधर, महाशय, मेरे निकालने का तो एक बहाना था। असल में वह निकलना चाहती थी। पास पड़ोस की दुष्टाओं ने उसे बिगाड़ दिया था। इधर महीनों से वह अनमनी सी रहती थी। होली के दिन 1 बजे रात को घर आई। संदेह हुआ, मैंने डांट डपट की, घर से निकल खड़ी हुई। देखा इंसान कैसे मुंह पे झूठ बोल रहा है। किस परिस्थिति में उसे घर से निकाला, ये एक स्त्री ही समझ सकती है। लेकिन समाज में बात ज़्यादा मर्द की सुनी जाती है। शर्मा जी, लेकिन आप उसे घर लाना चाहते तो मेरे यहाँ से ला सकते थे। इसके बदले आपने मुझे बदनाम करना शुरू किया। तो भाई, अपनी इज्जत तो सभी को प्यारी होती है। इस मामले में मेरा इतना ही अपराध है कि वह होली वाले जलसे में मेरे यहाँ रही।
यदि मुझे मालूम होता कि जलसे का यह परिणाम होगा तो कदापि न करता। इतने ही अपराध के लिए आपने सारे शहर में मुझे मेरे नाम से बेच डाला। गजाधर रोने लगा। उसके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, महाशय, इस अपराध के लिए मुझे जो सजा चाहे दें। मैं गंवार और मूर्ख ठहरा। जिसने जो बात सुझा दी वह मान गया। वह जो बैंक घर के बाबू हैं, भला सा नाम है विट्ठल दास, मैं उन्हीं के चकमे में आ गया। होली के एक दिन पहले वह हमारी दुकान पर आए थे, कुछ कपड़ा लिया और मुझे अलग ले जाकर आपके बारे में अब क्या कहूँ। उनकी बातें सुनकर मुझे भ्रम हो गया। मैं उन्हें भला आदमी समझता था। सारे शहर में दूसरों के साथ भलाई करने के लिए उपदेश करते फिरते हैं। ऐसा धर्मात्मा आदमी कोई बात कहता है तो उस पर विश्वास हो जाता है। मालूम नहीं उन्हें आपसे क्या बैर था और मेरा तो उन्होंने घर ही बिगाड़ दिया। यह कहकर गजाधर फिर रोने लगा। उनके मन का भ्रम दूर हो गया। रोते हुए बोला, सरकार, इस अपराध के लिए मुझे जो सजा चाहें दें। शर्मा जी को ऐसा जान पड़ा मानो किसी ने लोहे की छड़ लाल करके उनके हृदय में चुभो दी। माथे पर पसीना आ गया। वह सामने से तलवार का बार रोक सकते थे, किंतु पीछे से सुई की नोक भी उनकी सहन शक्ति से बाहर थी। विट्ठल दास जो उनके एक परम मित्र थे, शर्मा जी उनकी इज्जत करते थे। आपस में बहुधा मतभेद होने पर भी वह उनके पवित्र उद्देश्यों का आदर करते थे। ऐसा व्यक्ति जानबूझकर जब किसी पर कीचड़ फेंके तो इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है। एक शुद्ध विचार रखते हुए भी वह क्रूर हैं। शर्मा जी समझ गए कि होली के जलसे के प्रस्ताव से नाराज होकर विट्ठल दास ने यह आग लगाई। केवल मेरा अपमान करने के लिए, जनता की दृष्टि से गिराने के लिए मुझ पर यह दोषारोपण किया है। क्रोध से कांपते हुए बोले, तुम उनके मुंह पर कहोगे? गजाधर, हाँ, सांच को आँच क्या। चलिए अभी मैं उनके सामने कह दूं, मजाल है कि वह इनकार कर जाएं। क्रोध के आवेश में शर्मा जी चलने को प्रस्तुत हो गए, किंतु इतनी देर में आंधी का बेग कुछ कम हो गया, संभल गए। इस समय वहां जाने से बात बढ़ जाएगी, यह सोचकर गजाधर से बोले, अच्छी बात है, जब बुलाऊं तो चले आना, मगर निश्चिंत मत बैठो, महाराजन की खोज में रहो। समय बुरा है, जो खर्च की जरूरत हो वो मुझसे ले लो। इसी को आस्तीन का सांप कहते हैं। जैसे विट्ठल दास उनके मित्र हैं, लेकिन उनकी बदनामी करने में एक पल न लगाए। एक स्त्री के बारे में एक पल न लगाए। बने बहुत महात्मा फिरते थे, उपदेश देते थे, लेकिन किस तरीके से एक अबला का घर बर्बाद कर दिया, उसको कहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया। विट्ठल दास की गुप्त छुरी के आघात ने उन्हें निस्तेज बना दिया था। वह यही समझते थे कि विट्ठल दास ने केवल द्वेष के कारण यह षड्यंत्र रचा है। यह विचार शर्मा जी के ध्यान में भी आया कि संभव है उन्होंने जो कुछ कहा हो वह शुभ चिंताओं से प्रेरित होकर कहा हो और उस पर विश्वास करते हों। दूसरे दिन पद्म सिंह सदन को लेकर किसी स्कूल में दाखिला कराने चले, किंतु जहां गए साफ जवाब मिला, स्थान नहीं है। शहर में 12 पाठशालाएं थीं, लेकिन सदन के लिए कहीं स्थान न था। शर्मा जी ने बेबस होकर निश्चय किया कि मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। प्रातःकाल तो मुवक्किलों के मारे अवकाश नहीं मिलता। कचहरी से आकर पढ़ाते, किंतु एक ही सप्ताह में हिम्मत हार बैठे। कहाँ कचहरी से आकर पत्र पढ़ते थे, कभी हारमोनियम बजाते, कहाँ अब एक बूढ़े तोते को रटाना पड़ता था। वह बार बार झुंझलाते। उन्हें मालूम होता कि सदन मंद बुद्धि है। यदि वह कोई पढ़ा हुआ शब्द पूछ बैठता तो शर्मा जी झल्ला पड़ते। वह स्थान उलट पुलट दिखाते जहाँ वह शब्द प्रथम आया था, फिर प्रश्न करते और सदन से ही उसका
अर्थ भी निकलवाते। इस उद्योग में काम कम होता है, किंतु उलझन बहुत थी। सदन भी उनके सामने पुस्तक खोलने से अब डरता था। वह पछताता था कि कहाँ आकर फंस गया हूँ। इससे तो अच्छा गांव ही था, जहाँ खाया पिया पूरे दिन घूम रहा है। 4 पंक्तियाँ पढ़ाएंगे लेकिन घंटों बिगड़ेंगे। सैर करने को अब जी नहीं चाहता था, क्योंकि पढ़ाने के बाद शर्मा जी थक जाते थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि इस काम की क्षमता अब मुझ में नहीं है। ये सच है कि उम्र के हिसाब से अपना ऑफिस वर्क करना, जबकि वो तो एक वकील हैं, तो मुवक्किलों केसों को उलझाना, सुलझाना और फिर पढ़ाना बहुत अलग बात हो जाती है। मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते हैं। उन्होंने 20 रुपये मासिक पर सदन को पढ़ाना स्वीकार किया। अब चिंता हुई कि 20 रुपये कहाँ से आएं। शर्मा जी फैशनेबल मनुष्य थे। खर्च का पल्ला सदा दबा ही रहता था। फैशन का बोझ अखरता तो अवश्य था, किंतु उसके सामने कंधा न डालते थे। बहुत देर तक एकांत में बैठे सोचते रहे, किंतु बुद्धि ने कुछ काम न किया। तब सुभद्रा के पास जाकर बोले, मास्टर 20 रुपये पर राजी हैं। सुभद्रा, तो क्या मास्टर ही न मिलते थे? मास्टर तो 1 नहीं 100 हैं, रुपए कहाँ हैं? शर्मा जी, रुपए भी ईश्वर कहीं से दे देंगे। सुभद्रा, मैं तो कई साल से देख रही हूँ, ईश्वर ने कभी विशेष कृपा नहीं की। बस इतना दे देते हैं कि पेट की रोटियां चल जाएं। वही तो ईश्वर हैं। तो तुम ही कोई उपाय निकालो। सुभद्रा बोली, मुझे जो देते हो वो मत देना बस। तुम तो जरा सी बात पर चिढ़ जाती हो। चिढ़ने की तो बात ही करते हो। आय व्यय तुमसे छिपा नहीं है। मैं और कौन सी बचत निकाल दूंगी? दूध घी ही तुम्हारे यहाँ नदी की तरह तो नहीं बहते, न मिठाई कभी फफूंदी लगती है। कहारन के बिना काम चलने का नहीं। महाराजन का होना जरूरी है, और किस खर्चे में कमी करने को कहते हो? पद्म सिंह, दूध ही बंद कर दो। सुभद्रा, हाँ बंद कर दो, मगर तुम न पियोगे। सदन के लिए तो लेना ही होगा। शर्मा जी फिर सोचने लगे, पान तंबाकू का खर्च 10 रुपये मासिक से कम न है। और भी कई छोटी छोटी मदों में कुछ न कुछ बचत हो सकती थी, किंतु उनकी चर्चा करने से सुभद्रा की अप्रसन्नता का भय था। सुभद्रा की बातों से उन्हें स्पष्ट विदित हो गया था कि इस विषय में उसे मेरे साथ सहानुभूति नहीं है। मन में बाहर के खर्च का लेखा जोखा जोड़ने लगे। अंत में बोले, क्यों, रोशनी और पंखे के खर्च में कुछ किफ़ायत हो सकती है? सुभद्रा, हाँ हो सकती है। रोशनी की क्या आवश्यकता है? सांझ से ही बिछावन पर पड़ रहे। यदि कोई मिलने मिलाने आएगा तो आप ही चिल्लाकर चला जाएगा, या घूमने निकल गए 9 बजे लौट कर आए, और पंखा तो हाथ से भी झला जा सकता है। क्या जब बिजली नहीं थी तो लोग गर्मी के मारे बावले हो जाते थे? पद्म सिंह, तो क्या घोड़े के दाने में कमी कर दूं? सुभद्रा, हाँ यह दूर की सूझी। घोड़े के दाने में कमी कर दो, घास काफ़ी है। यही न होगा कि कूले पर हड्डियां दिखने लगेंगी। किसी तरह मर जी कर कचहरी तक तो ले ही जाएगा। यह तो कोई नहीं कहेगा कि वकील साहब के पास सवारी नहीं है। पद्म सिंह, लड़कियों की पाठशाला को जो 2 रुपये मासिक चंदा देता हूँ, 9 रुपये क्लब का चंदा है, 3 रुपये मासिक अनाथालय को देता हूँ, यह सब चंदे बंद कर दूँ तो कैसा हो? यहाँ सोचने की बात है कि पद्म सिंह के जो बड़े भाई मदन सिंह हैं, उन्होंने अपने बच्चे की तरह इनको पढ़ाया। खुद नंगे पांव रहकर इनको जूते पहनाए, खुद फटे कपड़े पहनकर इनको शिक्षा दिलाई, कपड़े खाना सब अच्छा दिया। आज उनके यहाँ होली के दिन खाना भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे, और यहाँ उनका भाई, उनकी पत्नी क्लब
के चंदे दे रहे थे। उनके पान तंबाकू इतने महंगे थे। ये सच है कि एक भाई अपने भाई के लिए कितना भी करे, अंत में वो अपना रंग दिखा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं कभी होता है। वो वक्त भूल चुके होते हैं जो कि नहीं भूलना चाहिए। पिता का तो करना होता ही है, क्योंकि माता पिता ने बच्चे पैदा किए हैं तो वो तो करेंगे ही, लेकिन भाई का इतना फर्ज नहीं होता है, या बड़ी बहन या बड़े भाई का इतना फर्ज नहीं होता है जितना वो करते हैं, क्योंकि वो अपनी संतानों के लिए भी तो करेंगे ना। लेकिन जब बड़े भाई और बहन छोटे भाई बहनों को अपने बच्चों से ज़्यादा स्नेह, अपने से ज़्यादा हर चीज़ उनको करते हैं और वो इस तरीके से भुला देते हैं, शायद माँ बाप तो बच्चे की गलती समझकर माफ़ कर देते हैं कि चलो बच्चे हैं, हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाई के दिल में बैठती है, क्योंकि वो भी उन्हीं की संतान है। साथ में माँ बाप भी उसी बच्चे की पक्ष लेते हैं जिसके लिए बड़े ने किया। बड़े के पक्ष में ज़्यादातर माँ बाप भी नहीं रहते। अक्सर हमने देखा है अपने अनुभव से कि घर के समाज के वही ज़्यादा बुरे होते हैं जो अपना सर्वस्व घर और समाज को दे चुके होते हैं, जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, खुद का खाना पीना, खुद का घर मकान, खुद के बच्चे। समाज में इज्जत भी उन्हीं को मिलती है, नाम भी उन्हीं का लेता है। तो इसी वजह से आज समाज की ये स्थिति हो रही है, टूट रहे घर, बिखर रहे परिवार। ये तो हमारे वेदों शास्त्रों में है कि बड़े भाई बहन का दर्जा माता पिता जैसा होता है, बड़ी बहन है तो माँ जैसी, बड़ा भाई है तो पिता जैसा। लेकिन आज के वक्त में वो सब एकदम उलट कहानी है। हर किसी के सामने हो रही होगी, और ज़्यादातर जो घर के जिम्मेदार सदस्य हैं उनके साथ तो अक्सर ही। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।